मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में 72वां यौम आज़ादी निहायती जोश व खरोश के साथ मनाया गया। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज ने कौमी परचम लहराया। गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे नव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय हिंद जय हिंद जय हिंद जनरल सलाट इस मौके पर रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर, उर्दू यूनिवर्सिटी के आला अहदेदारों के साथ साथ स्टाफ और तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। यौम आज़ादी का पैगाम देते हुए वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज ने कहा कि नौजवानों को ज़हनी ग़ुलामी से आज़ाद होना चाहिए। अज़ीज़ साथियों और प्यारी बच्चियों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी जानिब से इस यूनिवर्सिटी के तमाम ख़ानदान की फैमिली की जानिब से आज़ादी की ये नई सुबह, एक नई सालगिरह मुबारक हो। पिछले साल अनीस आज़मी साहब ने ज़्यादा सख्त आजमाइश में मुझे डाल दिया था कि शहीदों के खुतूत सुनाने के फ़ौरन बाद मुझे डायस पे बुला लिया था और मुझसे बोला नहीं गया था। कुछ देर तक अपने को संभालने में वक्त लगा था। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि शायद उन्होंने इस चीज़ को समझा और आज थोड़ा सा बफर टाइम दे दिया इन तरानों की शक्ल में। हालांकि ये तराने भी दिल को हिलाने वाले होते हैं, लेकिन इनमें वो शिद्दत नहीं थी जो एक जवान बेटा मरते वक्त अपनी माँ को ख़त लिखता है आखिरी सलाम का। तो बफर टाइम मिला जिससे मुझे अपने आप को संभालने का वक्त मिल गया और थोड़ी देर आपसे बात करूँगा, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि हमारी बच्चियों और बच्चों की अक्सरियत खड़ी हुई है, परेशान है, बहुत सुकून से नहीं बैठे हुए। लेकिन बहरहाल एक मौका बहुत अहम है और ये मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क का एक सबसे बड़ा मौका है और वक्त है। 70 साल गुज़रे हमारी आज़ादी के और इन 70 सालों में मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम गुज़िश्ता 50 साल ज़बरदस्त तब्दीली के थे और उसको हम एक एज ऑफ चेंज कह सकते हैं। बहुत कुछ बदला है और उन तब्दीलियों में अब आज़ादी और ग़ुलामी के तस्वुरात भी बदले। अब
ग़ुलामी जुग़राफ़ियाई एतबार से या सरहदों से नहीं होती, और ना आज़ाद सरहदें किसी की आज़ादी की ज़ामिन होती हैं। क्योंकि ये ग़ुलामी और आज़ादी का सारा जो चक्कर चला है, शायद जब से इंसान की तारीख़ रही है, ये एक हुकूमत करने का ख्वाब, अपने ताबे करने का ख्वाब, ग़ुलाम बनाने का ख्वाब कि ताकि जो मैं चाहूँ वो दूसरों से करा सकूँ और दूसरों में जो कुछ है उसको ख़ुद हासिल कर सकूँ, चाहे वो मुल्क में हो या अफराद में हो। उसके लिए जो ताकत, जिसकी शुरुआत एक ताकतवर जिस्म से हुई थी, अगर आप तारीख़ देखें तो सबसे पहले की जंगें इंसानी ताकत पे लड़ी जाती थी। उसके बाद हथियार मंजर पर आए जो ख़ुद जिस्मानी क़ुव्वत पे मुनहसर थे, इन्हिसार करते थे, चाहे शमशीर ज़नी हो, चाहे तीरंदाज़ी हो, जिस्मानी ताकत पे मुनहसर थे। उसके बाद टेक्नोलॉजी ने इससे हमें आज़ाद किया। ऐसे हथियार आ गए जिसमें इंसानी क़ुव्वत की ज़रूरत नहीं थी। उन हथियारों ने बहुत कुछ इस तारीख़ को हिलाया और बदला। उसके बाद वो दौर आया जिसमें ये उभरा कि इल्म की ताकत सबसे बड़ी ताकत है, नॉलेज इज़ पावर। जिसके पास ज़्यादा इल्म है वो ज़्यादा बड़ी दुनिया को और लोगों को अपने कब्ज़े में कर सकता है, उन्हें उस अंदाज से ग़ुलाम बना सकता है अपने इल्म की मदद से। इल्म एक ताकत के तौर पे उभरा और ये सिलसिला चलता हुआ आज यहाँ तक आया कि बज़ाहिर आज़ाद ममालिक और आज़ाद कौमें भी एक नए अंदाज की ग़ुलामी का शिकार हैं। क्योंकि अब ये जो ग़ुलामी है हमारी, जिसकी तरफ मैं ख़ुसूसी तवज्जो आपकी चाहूँगा क्योंकि ये बहुत अहम और ज़रूरी फैक्टर है, वो है हमारी जहनों की ग़ुलामी। जहन ग़ुलाम बहुत अरसे से रहे हैं रस्म व रिवाज के। हर समाज अपनी रस्मों का ग़ुलाम हुआ करता था और मैं उस ग़ुलामी को एक पिंजरे से नहीं बल्कि एक डिब्बे से, एक बॉक्स से ताबीर करता हूँ। और कोई चीज़ जब डिब्बे में बंद होती है तो उसमें ग्रोथ नहीं होती, उसमें बढ़वार नहीं होती, यानी वो आज़ाद नहीं होता, उसके पास फ्रीडम नहीं होती, क्योंकि वो कैद होता है उस डिब्बे के अंदर जिसमें वो बंद है। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास यही बॉक्स्ड माइंड्स हैं, ये डिब्बा बंद जहन। डिब्बे अलग अलग हैं, कहीं मसलक के डिब्बे हैं, कहीं मज़हब के डिब्बे हैं, कहीं ख्वाहिशात के डिब्बे हैं, लेकिन डिब्बा है और उसमें हमारे जहन बंद हैं। किसने बंद किए? वो ये उन्हीं ताकतों ने बंद किए जो एक ज़माने में जिस्मानी तौर से, फिर हथियारों की शक्ल में, फिर इल्म की शक्ल में अक्सरियत से ताकतवर रहे और उनको अपने ज़ेर नगीन रखा, उनको अपना ग़ुलाम रखा। आज जो हमले हैं वो दूसरे अंदाज के। वो हमले किस अंदाज के हैं, मैं छोटी सी एक बात आपको बताऊं कि 15 अगस्त से कई दिन पहले अखबारों में क्या सबसे ज़्यादा फ्रंट पेजेस पे नज़र आ रहा था? फ्रीडम सेल, इश्तेहारात चीज़ों को ख़रीदने के लिए। आज़ादी सेलिब्रेट कीजिए शॉपिंग करके, पैसा खर्च करके। किसके लिए? अपने लिए, बहुत अच्छे से जोड़े बनाने के लिए, अच्छी कारें बड़ी कम किस्तों पे लेने के लिए, अच्छे मोबाइल फ़ोन जिसको देखने का ख्वाब बच्चे देखते होंगे बड़ी सस्ती EMIs के ऊपर। और ये बात आज़ादी के लिए नहीं थी। हर बड़े त्यौहार से पहले एक शॉपिंग फेस्टिवल शुरू होता है। ईद आने वाली है तो अखबार भरे पड़े हैं, चाहे बकरीद आने वाली हो, दिवाली आने वाली हो, होली वाली हो। ये जो हमला है, ऑनस्लॉट है, ये मुस्तकिल हम सब को
उस 99 के फेर में रखता है कि कब मेरे पास इतने पैसे हो कि मैं आईफोन अगर 6 है तो 7 पे जाऊं, 7 है तो 8 जाऊं, या सैमसंग 9 लॉन्च हो गया गैलेक्सी, कैसे जुगाड़ करूं। बाइक ली है तो और कौन सी बाइक की तरफ चलूं। ये मुझे नहीं पता आप इसको ज़हनी ग़ुलामी समझते या नहीं समझते, लेकिन ये आज के दौर की सबसे बड़ी ज़हनी ग़ुलामी है जो आपको कैद कर देती है सिर्फ अपने अंदर और फोकस कर देती है सिर्फ आपको अपने ऊपर। जब इन डिब्बों में जहन रहते हैं तो हमारे शहर सजते हैं, वो इलाके और आबादियां सजती हैं जिनके पास वो पैसा होता है, जिनके पास वो वसाइल होते हैं। आप आज भी सिर्फ इस हैदराबाद शहर से, या हैदराबाद ही क्यों, वो दिल्ली हो, मुंबई में कोई भी मेट्रोपोलिस हो, उससे 100 किलोमीटर चले जाइए, मुमकिन है 50 किलोमीटर बाद भी, तो वो बच्चे जो कच्ची मिट्टी में खेल रहे हैं, जिनके पास पूरे कपड़े भी नहीं हैं, वो किसान जो अपनी खेत की तरफ नाउम्मीदी से देखता है, उसको पता नहीं होगा कि आईफोन क्या है, उसे सैमसंग के मॉडल्स का पता नहीं होगा। उसके पास मसला है 2 रोटी का, उन 4 बच्चों का जो उसके घर में है, उनके तन पे कपड़े नहीं हैं, उसके गांव में स्कूल नहीं है, उसके गांव में अस्पताल नहीं है, उसके यहाँ कुछ भी तो नहीं है। ये शहर में रहने वाले हम जैसे लोग, जिनके पास ताकत है इल्म की, टेक्नोलॉजी की, पैसे की, वो पहले पैसा तिजोरी में बंद होता था, आज ये सारी चीज़ें एक बंद जहन के अंदर हैं जिसमें वो किसी के साथ इसे शेयर नहीं कर सकता। ये मेरी चीज़ है, मैं इससे अपने आप को कैसे सुधार सकता हूँ, मैं दूसरे के लिए नहीं सोच सकता। ये जो बॉक्स्ड माइंड है, ये आज़ाद जहन नहीं है, इसलिए ये ग्रो नहीं करता। आज़ादी उड़ान की पहचान होती है, जहाँ यू हैव वाइल्ड इमेजिनेशंस कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। इसकी मिसाल मैं अपनी ज़िंदगी से दूँ आपको। यहाँ आने से पहले मैं जिस कॉलेज में प्रिंसिपल था, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स के डिपार्टमेंट में एक पोजीशन निकली, इंटरव्यूज़ हुए, तो उसमें एक लड़का शेखर जैन आया, मैं उसे कभी नहीं भूलता, IIT का ग्रेजुएट, बहुत ब्रिलियंट, और बिलाशुबा वो सबसे अच्छा कैंडिडेट था। सिफारिश उसके पास नहीं थी, सिफारिश दूसरे लोग लाए थे, लेकिन सबसे अच्छा कैंडिडेट था, इसलिए मेरे यहाँ सिलेक्शन उसी का होना था। ही वॉज सिलेक्टेड। सिलेक्शन के बाद वो मुझसे मिला और कहने लगा, सर मैं थैंक्स करने आया हूँ आपका, इसलिए नहीं कि आपने मुझे सेलेक्ट किया, बल्कि इस वजह से कि आप शायद कुछ वैल्यूज़ पे बिलीव करते हैं जो आपको मुझ में नज़र आई। और उसने बताया, कुछ कॉलेजेस के नाम लिए कि मैं वहाँ सेलेक्ट नहीं हुआ था, वो वजूहात आप भी जानते होंगे, और मैं इसीलिए आपको सलाम करने आया हूँ कि आपने उन फैक्टर्स को नहीं देखा, क्योंकि उसके पास कोई लॉबी नहीं थी, उसके पास कोई बैकिंग नहीं थी, अजीब लड़का था वो। उसके अजीब होने का 2 महीने बाद मुझे सबूत मिला, जब इत्तेफाक से मैं कनॉट प्लेस की रेड लाइट से फ्लाईओवर के नीचे से निकल रहा था, तो साइड में जो मैदान है घास के, वहाँ वो सड़क के बच्चों को कुछ बताता हुआ मुझे नज़र आया। अगले दिन मैंने उससे बुला के पूछा तो पता ये लगा कि वो इस इलाके में जो बच्चे घूमते रहते हैं पैसे मांगने या रेड लाइट पे खड़े होकर पेंसिलें बेचने, उनको इकट्ठा करके पढ़ाता है, अपनी सैलरी से उनके लिए कपड़े, किताबें और ये सब चीज़ें लेके जाता है, और उस काम में आज भी वो मसरूफ़ है। उसका जहन डिब्बे में बंद नहीं था, उसकी आंखें बंद नहीं थी, उसकी आंखें खुली हुई थी। उसे वो बच्चे दिखे जो हमें नहीं दिखते, कभी आईफोन की आड़ में, कभी बाइक की आड़ में, कभी ड्रेस की आड़ में, कभी उन बड़े मकानों की आड़ में जिसको बनाने की हमारी ख्वाहिश होती है, कभी उस बड़ी कार की आड़ में जिसको लेने के लिए हम प्लान करते हैं और EMIs के लिए पैसे जोड़ते हैं। उससे जुड़ी एक दूसरी लड़की फिरदौस, जिसके वालिद RK पुरम से आगे के एक इलाके में एक छोटी सी मस्जिद के इमाम थे, उसमें वो पली बढ़ी।
उसने मुझसे ये कहा कि सर मुझे ये समझ में नहीं आता था कि ये मेरे इर्द गिर्द के जो गांव के देहात के बच्चे हैं वो पढ़ते क्यों नहीं हैं, उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है, उनके माँ बाप में दिलचस्पी नहीं है। मैं इन गरीब बच्चों को इसलिए पढ़ाने के लिए खड़ी हुई हूँ कि जो मैंने ज़िंदगी में अपनी भुगता है ये ना भुगतें। मैं इनको उससे बाहर लाना चाहती हूँ। वो बच्ची भी आज कोई नौकरी ना रखते हुए भी इस काम में मसरूफ़ है। ये दो मिसालें मैंने इसलिए दी और ये भी बड़ा दिलचस्प इत्तेफाक है और ये हिंदुस्तान की पहचान है और इनफरादियत है और जिस पे बेजा नहीं बल्कि बजा हमें फ़ख्र है कि यहाँ हर लड़ाई में भगत सिंह के साथ अशफाकुल्लाह थे, तो आज की इस नई लड़ाई में शेखर के साथ एक फिरदौस है। ये दो कौमें जो इस मुल्क की दो आंखें हैं, ये ना अलग हो सकती हैं ना अलग हुई हैं। कुछ डिब्बाबंद जहन है, वो भी बॉक्स है जो एक टनल व्यू देता है और हमें ये मजबूर करता है कि हम इंसानियत के बड़े रिश्तों को छोड़ के अपने आप को मज़हब की बुनियाद पे तकसीम करके आपस में मोर्चाबंदी करें। हम ये बहुत मोहब्बत से सुनते हैं कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा, लेकिन इस पे अमली गौर करने की और अमल करने की ज़रूरत है। और उसके लिए एक बात जो मैंने इस प्लेटफॉर्म से पहले भी कही थी, आज कुछ नए बच्चे भी शामिल हैं, उनको इस सोच में शरीक करना चाहता हूँ कि हम बहुत फ़ख्र के साथ कहते हैं और हक़ के साथ कहते हैं कि ये मुल्क हमारा है। सच है, ये मुल्क हमारा है, लेकिन इसमें एक जुमला मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि इस मुल्क में रहने वाले भी हमारे हैं, वो गैर नहीं हैं। हमने उन्हें गैर समझा भी नहीं, लेकिन अगर उनको गैर बनाने की कोई कोशिश हो रही है तो हमें उस जाल में फंसना नहीं है। हमें अपने एजेंडा खुद सेट करने हैं, हमें दूसरे के एजेंडे पे काम नहीं करना। बदकिस्मती से हम फिर उसी बॉक्स्ड माइंड की वजह से आज़ाद सोच नहीं रख पाते और छोटी छोटी चीज़ों पे लड़खड़ा जाते हैं। हमें बड़े कनवास पे चीज़ों को देखना है। आज इस आज़ादी की ज़रूरत है। ये वो आज़ादी जो बड़े कनवास में इंसान को इंसान दोस्त बनाती है। ये वो आज़ादी जो हमें दूसरे का दर्द बांटने का मौका देती है। तो मैं इख्तिसार के साथ आज आप लोगों को सिर्फ यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने दिमागों को आज़ाद कीजिए। आपको अपने मसलक, अपनी सोच, अपनी फ़िक्र से बाहर की कोई चीज़ मिले तो उसको इसलिए मत नकार दीजिए कि डज़ नॉट बिलोंग टू मी, इट वेरी मच बिलोंग्स टू यू। हर हिकमत की चीज़ आपका खोया हुआ सरमाया है, मैं याद दिलाना चाहता हूँ। उसकी तरफ देखिए, अच्छी हो तो अपनाइए, लोगों को साथ लेके चलिए, नई फ़िक्रों को साथ लेके चलिए और अपने आप को अपने आप से आज़ाद कर लीजिए। मैं फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को, अपने आप को अपने आप से आज़ाद कर लीजिए। वी हैव बीन हम बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं, सेल्फ फोकस होते जाते हैं। हमारे दायरे दिन ब दिन छोटे होते चले जा रहे हैं। हमें उन दायरों को खोलना है। मुझे अपने घर, अपनी ज़ात से बाहर देखना है। इस बात को मैं अक्सर कहता हूँ, नए बच्चों को ख़ास तौर से ये बात मैं कहना चाहूँगा कि हमें, आपको भी ये याद रखना चाहिए। मुझे आज तक याद है कि मैं यहाँ पे कैसे खड़ा हूँ। जो तालीम मैंने पाई है उसमें मेरा ख़र्चा तो ना के बराबर था। मुझे किसने पढ़ाया? मेरे समाज ने पढ़ाया, टैक्स पेयर ने पढ़ाया, जो टैक्स देता है, जिस टैक्स से मेरी तालीम हुई। आप भी उसी तालीम का हिस्सा हैं। कितनी अजीब बात है कि मेरा समाज पैसे खर्च करके मुझे पढ़ाता है और जब मैं कुछ कमाने लायक होता हूँ तो वो मेरी कमाई सारी की सारी मेरे घर में या सिर्फ मेरे ऊपर जाती है, समाज में कुछ नहीं जाती। क्या ये इंसाफ है? क्या ये एहसानमंदी का जवाब है? बल्कि इससे एक दर्जा में आगे बढ़ जाता हूँ कि बहुत माजरत के साथ, लेकिन चूँकि एक
अक्सरियत के साथ ये मामला होता है, इसलिए मैं ये मिसाल दे रहा हूँ कि अगर मेरा समाज मेरी तालीम पे खर्च करके मुझे सिविल इंजीनियर बना देता है तो मेरी आमदनी तो मेरे घर में खर्च होती ही है, मैं समाज को बदले में कुछ नहीं देता, बल्कि उस समाज के लिए जब सड़क बनती है और पुल बनता है तो मैं उसमें भी पैसे खा के, माल ख़राब लगा के समाज के लिए और नुकसानदेह बन जाता हूँ। तो वो एक्सट्रीम्स भी होती हैं। और इसमें बात सिर्फ सिविल इंजीनियर की नहीं है, मुझे मालूम है कि पॉलिटेक्निक के बच्चे बैठे हैं। बात हर करप्ट आदमी की है, बात हर बिकने वाले आदमी की है, बात हर बिकने वाले जहन की है। और बड़ी दिलचस्प बात है कि भूखा बहुत देर में बिकता है, अमूमन मुश्किल से बिकता है। जिसका पेट भरा होता है, जिसके पास रोजगार होता है, वो पहले बिकता है। क्यों? ये लालच क्यों है? लालच इसलिए है कि ऑब्सेशन है। ऑब्सेशन है किस बात का? अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने का। मुझे ये भी चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे अच्छी लोकेलिटी में मकान चाहिए। और इसको वो तमाम ताकतें पुश करती हैं, इस मूवमेंट्स को, जो हमें ग़ुलाम बनाना चाहती हैं। ये स्लोगन आपको याद होगा, मुझे 2 स्लोगन हमेशा खटकते हैं और ऐसे बहुत से हैं। एड्रेस टू बी आइडेंटिफाइड विद। आपको एक हाउसिंग सोसाइटी, एक कॉलोनी वो एड्रेस देती है जिसके लिए कहती है कि एड्रेस टू बी आइडेंटिफाइड विद। आप फ़ख्र से लिख सकते हैं कि आप इस पते पर रहते हैं। वो फ़ख्र आपको इलाके का, उसके मकानों का, उसके बंगलों का है। और दूसरा स्लोगन कि योर बाथरूम इज़ ए रूम टू। एक रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था बाथरूम्स का, जो आज इंतहा को पहुंच चुका है रिमोट की शक्ल में। मेरे ज़माने में बाथरूम्स में एक पटरा लकड़ी का, एक बाल्टी, एक मग और एक साबुन की बट्टी और एक तेल की शीशी होती थी। एक जूना होता था स्क्रबर, लूफा होता था, कभी तुरई का, कभी मिट्टी का झामा। दैट वाज द बाथरूम। और अल्हम्दुलिल्लाह उससे लोग नहाते भी थे, तहारत भी थी। आज बाथरूम का स्लोगन है कि इट इज़ ए रूम टू। हम भी वाकई जब मकान बनाते हैं तो बाथरूम को बड़ी सज्जा सजावट के साथ बनाना चाहते हैं और अच्छा खासा खर्चा उस पर करते हैं, ये सोचे बिना कि क्या इस खर्चे का कुछ और बेहतर इस्तेमाल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम गुलाम हो चुके हैं उन स्लोगन्स के, उस ऑनस्लॉट के, उस हमले के, जिसने हमें एक बड़े पाए का कंज्यूमर बनाया है। कंज्यूमर ऑफ द टर्शरी ऑर्डर जिसको मैं कहता हूँ। प्राइमरी से तो बहुत आगे निकल चुके हम। प्राइमरी चीज़ों में तो आटा दाल होती है जिसके लिए अक्सरियत इस मुल्क की तरसती है। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये नौजवान जहन उड़ना सीखें। लेट योर इमेजिनेशन फ्लाई। सोचिए, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जिसको कहा जाता है। नए रुख पे सोचिए, हर चीज़ पे सवाल कीजिए कि मैं ऐसा क्यों करूँ, वाई शुड आई डू इट। क्या ये सही है? अगर मेरे लिए सही है तो क्या मेरे समाज के लिए सही है? और उसमें सबसे बड़ा आजकल का जो नौजवानों के लिए एक मेरा पैगाम है, वो सबसे बड़ा मसला आपकी इस तालीम की स्टेज से शायद बात की स्टेज का है, आपकी शादी का मरहला। उसमें भी आज़ादी चाहिए आपके फ़िक्र की। आप समझ गए किस चीज़ की आज़ादी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप जहेज़ लेते हैं और जहेज़ के साथ शादी करते हैं तो आपका जहन कैद है। आज़ाद करिए। और एक, अगर आपकी समझ में आए तो एक बात समझाना चाहूँगा, क्योंकि शायद उसको सुनने के बाद, बल्कि 2 बातें जिनको सुनने के बाद शायद आप ससुराल के पैसे की तरफ ना देखें। दोनों बातें संजीदा भी हैं और रंजीदा भी, लिहाजा
पहले से माफ़ी मांग लेता हूँ अगर आपको दुख हो। पहली बात मैं ये समझता हूँ कि यहाँ अक्सरियत मुसलमानों की है, और जो मुसलमान अपने आप को कहता है वो अल्लाह के हर हुक्म को मानता है। मुसलमान का मतलब ये है। पूरा कुरान हम पे फ़र्ज़ है। सूरह क़सस 85 देख लीजिएगा, इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरान ला रद्दुका इला मा फ़रज़ अलैकल कुरान। उसी कुरान में जहाँ खुम्र और मैसर से मुमानियत है, तो खुम्र को तो हमने कह दिया कि शराब, और मैसर का तर्जुमा किया जुआ, ये हराम है, इनसे बचने का हुक्म है कुरान में। मैसर, जिस ज़माने में ये कुरान उतरा, मुफ्त पैसा कमाने का तरीक़ा सिर्फ जुआ होता था, इसलिए उसका तर्जुमा जुआ किया गया। मैसर का असल मानी मफ़हूम है ईज़ी मनी। हर वो पैसा जो बिना मेहनत के मिले वो मैसर है, जिसमें जहेज़ आज के ज़माने में सरे फहरिस्त है, लिहाजा हराम है। यहाँ अरबी के प्रोफेसर्स भी बैठे हैं, शायद इस्लामिक स्टडीज़ वाले भी हों, ना हो तो आप मिल लीजिएगा, पूछ लीजिएगा कि मैसर का मफ़हूम क्या है। वो पैसा जो बिना मेहनत के हासिल हो, हर तरह का, उसमें जुआ भी है, सट्टा भी है, रेस भी है, उस तरह की स्टॉक मार्केट्स भी हैं जिनको सट्टा ही कहा जाता है। ये सब हराम है। हम अगर मुसलमान हैं, बड़े अफसोस की बात है कि हम अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं और मुफ्त का पैसा भी लेने के चक्कर में लगे रहते हैं। इस जहन से आज़ाद होने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा भी पाला है और बेटी भी पाली है। जहन समझता हूँ औलादों के, और ये सब मेरी बच्चियाँ हैं, इनके इतने साथ रहता हूँ जैसे आप बच्चों के साथ रहता हूँ। कुछ आपके जहनों को समझता हूँ और अरसे से समझता हूँ, आज की बात नहीं है। 40 साल हो गए पढ़ाते हुए मुझे और बच्चों के साथ रहते हुए। उस तजर्बे से मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्ची अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करती है। आप अपने घर में देख लीजिएगा, अपनी बहनों को, अपनी माँ को देख लीजिएगा, मैं कैसे कितना बड़ा रिश्ता है उनका, आज भी नहीं भूली। कभी कभी इस पर झगड़ा भी हो जाता है। बच्ची माँ बाप से बहुत अटैच होती है। बच्ची कभी इस बात को नहीं भूलती कि इस रिश्ते के लिए मेरे माँ बाप ने कितनी तकलीफ़ उठाई है अपने समझाने की डिमांड्स पूरी करने के लिए। जो बच्ची इस दुख के साथ आपके घर में आ रही है, वो आपसे और आपके घर वालों से कभी सच्ची मोहब्बत नहीं कर सकती। लिख लीजिए, आप बहुत बुरा सौदा कर रहे हैं। रिश्तों की बुनियाद मोहब्बत और अक़ीदत पे होती है, उनसियत पे होती है। सर कटाने की तमन्ना अब हमारे दिल में है, एक जज्बा होता है, यह है मोहब्बत। आप उस सब के बदले में चंद टके ले लेते हैं, शायद गाड़ी, कुछ इस्तेमाल का फर्नीचर, क्योंकि शायद आप ये समझते नहीं या ये समझते हैं कि आप इसे नहीं कमा सकते। आपको ना अपनी क़ुव्वत बाजू पे भरोसा है, ना उसके राज़िक़ होने पे भरोसा है, आपको ससुराल पे भरोसा है। सोचिए ज़रा, इससे बड़ी नामर्दी की कोई मिसाल नहीं है। और हम क्लेम करते हैं कि हम मर्द हैं, मर्दानगी पे लड़ते फिरते हैं। ये कैसी मर्दानगी है कि औरत के घर के पैसे पे आप खाना खाते हैं, उसका सामान लेते हैं। मुझे खुशी है कि इतने वेहमेंटली आपने इस कंसेप्ट को रेस्पॉन्ड किया है, और मुझे यकीन है कि यहाँ के 90% बच्चे यकीनन इस पे अमल करेंगे, क्योंकि जो जोश और जज्बा आप दिखा रहे हैं। तो आज की इस यौम आज़ादी की सुबह पे ये तय रहा, ये प्लेज ली हमने कि हम इस जहन से आज़ाद होंगे, हम अपनी मेहनत का खाएंगे, अपनी मेहनत से पैसा लेंगे, मैसर नहीं लेंगे, जहेज़ नहीं लेंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। DDE ऑडिटोरियम में मुल्क के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की 15 अगस्त 1947 को की गई तकरीर की वीडियो रिकॉर्डिंग के अलावा
हिंदुस्तानी शहीदों के खुतूत को पेश किया गया, जिसे मरकज़ मुतालियात उर्दू सखाफ़त ने इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर के ताउन से तैयार किया था। इसके बाद तलबा ने हुब्बुल वतनी पर मबनी गीत पेश किए। आइए जश्न आज़ादी की तरफ बढ़ते हैं और वो ग्लिम्सेस देखते हैं। आईएमसी हमारी हमेशा मदद करता है। ये पीआरओ डिपार्टमेंट जो हमारा पब्लिक रिलेशन, उसकी जानिब से प्रोग्राम होता है और CUCS इसमें हाथ बटाता है और सबसे ज़्यादा मदद के लिए आईएमसी डिपार्टमेंट आता है। तारीख़ को तस्वीर जो होती है वो बहुत कुछ बयान कर देती है और एहसासात की नगरी में बहुत करीब लेके जाती है। 14-15 अगस्त की रात पार्लियामेंट में जब माउंटबेटन ने कहा कि नाउ आई डिक्लेयर इंडिया एज ए फ्री कंट्री, 1 मिनट था 12 बजने में रात के, जब 12 बजते ही पंडित नेहरू खड़े हुए एज ए प्राइम मिनिस्टर और उन्होंने कहा था कि दुनिया सो रही है और हम जाग रहे हैं। और वो तकरीर के ग्लिम्सेस, वो चेहरे के तासुरात से देखिए कितना प्रेशर था पंडित नेहरू का। और उस वक्त की पार्लियामेंट देखिए, वही पार्लियामेंट, वही बिल्डिंग आज भी है, शक्ल बदल गई है। आइए हम आईएमसी के साथियों से गुजारिश करते हैं कि पंडित नेहरू की वो 3.5 मिनट के ग्लिम्सेस हैं, लेकिन उससे आपको एक एहसास होगा। और उसके अगले दिन आज ही जब हमारे वाइस चांसलर साहब ने झंडा लहराया तो पंडित नेहरू ने 15 अगस्त को पहली बार लाल किले पर झंडा लहराया था, उसके भी ग्लिम्सेस हैं, देखिए। Midnight of August 14th, 1947 symbolized the rebirth of a nation after the slumber of centuries and a long struggle for self-determination. The Constituent Assembly paid a tribute to Mahatma Gandhi, the architect of Indian freedom, and assumed power for the governance of India. Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister, said with moving eloquence, "Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom." On August 15th, the appointed day, people gathered to welcome the dawn of a new age and witness the peaceful transfer of power. Lord Mountbatten became the first Governor-General of the Dominion by the will of the sovereign people of India. After hoisting the national flag, the first servant of the Indian people addressed from the ramparts of the Red Fort the 500,000 gathered below. On this day, our first thoughts go to the father of our nation, who held aloft the torch of freedom and lighted up the darkness that surrounded us. शुक्रिया आईएमसी और उनकी टीम। रिजवान साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। इस ग्लिम्सेस के बाद कुछ खतूत की तरफ बढ़ते हैं। 3 ख़त पिछले साल भी हमने इन ख़तों को पेश किया था, लेकिन ये ख़त इतने अहम है कि हम बार बार पेश करेंगे और बार बार हमें जैसे सवाब सा मिलता है और हम बहुत करीब पहुँच जाते हैं
उन लोगों ने जो बहुत बड़ी तादाद है, चंद नाम मैंने अभी लिए आपको, और उसके अलावा बहुत बड़ी फहरिस्त है। कुछ तो ऐसे गुमनाम तोप के दहानों पे उड़ाए गए जिनका हमें नाम भी नहीं ठीक से मालूम हुआ। और हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत से ऐसे लोगों ने, ऐसी कौमों ने कुर्बानी दी कि पूरे इलाके तोप के दहानों पे उड़ा दिए गए थे। और एक लड़की थी अजीज़न बाई बिठौर कानपुर की, जिसने तकरीबन 144 अंग्रेज़ों को शमसुद्दीन ऐबक, जो उनका अंग्रेज़ों का सिपह सालार था कानपुर की टुकड़ी का, उसके हाथों से साथ मिलकर कत्ल किया था। और कानपुर के बिरला मंदिर के बाहर एक बहुत बड़ा चबूतरा है जिसमें 144 अंग्रेज़ दफन हैं, और उसमें ज़्यादातर ख़वातीन चुंकी थीं, तो बीबियों का चबूतरा कहलाता है, जो अजीज़न बाई ने कत्ल किया था। तो ऐसे बहुत से किरदार हैं तारीख़ के औराक़ आप पढ़ तो आपको मिलेगा कि यार कैसे कैसे लोग थे। और इसके साथ ही दिल्ली में जो कत्ल व गारत हुआ, और जिस तरह से गालिब ने 1857 का रोज़नामचा लिखा है खुतूत के हवाले से, तो कभी उसको भी पढ़िए, उसके गुजरिए होके, तो आपको पता चलेगा कि पूरी गलियां खून से लाल थीं। इंसान था ही नहीं, बदबू आ रही थी लाशों में से, इंसान की लाशों में से। तो ये जो कीमत चुकाई है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि एहसास हो कि इस मुल्क ने हमसे भी कोई तवक्के की है, हमारे ऊपर भी कोई ज़िम्मेदारी होती है। हमें अपना घर बार संवारना है, अपने बीवी बच्चों को, अपने शौहर को, उनकी देखभाल करनी है, और ये कर लें तो पूरे समाज की देखभाल हो जाएगी। यही आपकी ज़िम्मेदारी है, और इसीलिए हम आपको यहाँ अच्छा शहरी, एक ज़िम्मेदार बनाने के लिए लाए हैं। तालीम तो हर जगह मिलती है, लेकिन ये एहसास भी अगर आपको होता है। अब हम खुतूत की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो आवाज़ें हैं वो इसी मानू की बिरादरी की आवाज़ें हैं, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है और जिन्होंने ये ख़त पढ़े हैं। इसमें जो 3 हमारे बहुत अहम हीरो हैं जिनको फांसी पे चढ़ाया गया, राम प्रसाद बिस्मिल, और उसके बाद अशफाकुल्ला खां, और फिर भगत सिंह। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर की जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी चढ़ी। उसके 12 मिनट के बाद 19 दिसंबर 1927 को फैज़ाबाद में अशफाकुल्ला फांसी पे चढ़े, और उसके 5 साल के बाद लाहौर में भगत सिंह फांसी पे चढ़े। भगत सिंह को जहाँ सेंट्रल जेल थी, फांसी चढ़ाई गई थी, वो अब एक सबसे बड़ा लाहौर का चौराहा जो डेवलप हुआ, उसमें वो बहुत बड़ा एक चौराहा बना है। शहर के बाहर जेल थी, शहर के बाहर वो सबसे बड़ा चौराहा है। और अभी लाहौर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने हाई कोर्ट में एक केस जीता है कि इस चौराहे का नाम, वो शाहरा करके कुछ था, बहुत लंबा सा नाम, इस चौराहे का नाम कुछ नहीं हो सकता। और हाई कोर्ट ने, गवर्नमेंट ने मान लिया है, और अब वो लाहौर का चौराहा, सबसे बड़ा चौराहा, भगत सिंह चौक के नाम से जाना जाएगा। ये बड़ी बात, एक बड़ा मैसेज है कि मज़हब से बढ़कर मुल्क होता है, और मुल्क से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। वो कहते हैं कि भगत सिंह नहीं है, हमारे लाहौर में इससे बड़ा कोई हीरो न पैदा हुआ न पैदा होगा, हम उसके ही सहारे जीते हैं, लिहाजा इसका नाम भगत सिंह चौक रखा गया। और आपको एक और हैरत अंगेज़ बात बता दूं कि भगत सिंह गद्दार था, टेररिस्ट था, ये कह के उसको फांसी की सज़ा सुनाई थी। लाहौर के 24 बैरिस्टर से केस लड़ रहे हैं, जो कि बहुत करीब पहुंच चुका है फैसले के। फिर से रीओपन हुआ है केस कि ही वॉज नॉट ए टेररिस्ट, वो भी मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा है। ये सब बड़ी तारीखी बातें हैं, लेकिन ये सब चीज़ें इंसान की जहनीत का पता बताती हैं। जो जिंदा कौमें हैं वो अपने अजीम शान हीरो को मरने नहीं देती, और यही ज़िंदगी की पहचान है कि हम अपने अजीज़ों को, जिन्होंने कुर्बानियाँ हमारे ले दी हैं, हम उन्हें कभी उनकी मौत को रायगा नहीं जाने देंगे, कभी उनको मुर्दा तस्लीम नहीं करेंगे। और अब हम बढ़ते हैं उन 3 खुतूत की तरफ जो इन्होंने मरने से 2 दिन या 4 दिन पहले लिखा था। समाअत फरमाइए शहीदों के खतूत। गजब के बहादुर और इनकलाबी थे।
उन्होंने पूरी जिंदगी मुल्क और कौम के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी और बेपनाह अजियतों का सामना किया, लेकिन वतन की मोहब्बत में ना कभी हौसला हारे, ना कभी उफ की। पहले मैनपुरी डकैती केस, फिर काकोरी रेल डकैती केस की वजह से उनका पुलिस और इंतजामिया से हमेशा बैर रहा। अक्सर कई दिनों तक बिस्मिल को भूखा प्यासा रहने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन उनके हौसले में कभी कमी नहीं आई। राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी रेल डकैती केस में अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहड़ी के साथ मुल्जिम करार दिया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। सबको अलग अलग जेलों में भेज दिया गया, जहां जहां इन्हें फांसी दी जानी थी। बिस्मिल गोरखपुर जेल में थे तो अशफाक उल्लाह फैजाबाद सेंट्रल जेल में। अदालत के फैसले के मुताबिक 19 दिसंबर 1927 की तारीख उनकी फांसी के लिए तय की गई, जिसके लिए वक्त सुबह का मुकर्रर हुआ। फांसी से 4 रोज कबल राम प्रसाद बिस्मिल का खत फैजाबाद सेंट्रल जेल में अशफाक उल्लाह को मिलता है। ख्याल रहे कि दोनों बागी, दोनों इनकलाबी, दोनों शायर, दोनों का ताल्लुक शाहजहानपुर से, दोनों अपनी अपनी जेलों की कालकोठरी में बेसब्री से जामे शहादत के लिए बेकरार। आइए हिंदुस्तान के उस अजीम सपूत का आखिरी खत सुने जो उसने एक और मशहूर इनकलाबी अशफाक उल्लाह खां के नाम लिखा था। राम प्रसाद बिस्मिल का ये खत आपकी खिदमत में अबुल कलाम की आवाज में पेश किया जा रहा है। मेरे भाई अशफाक, मुझे अगर शांति है तो यही कि आपने दुनिया में मेरा सर ऊंचा कर दिया। भारत के इतिहास में यह घटना काबिल जिक्र होगी कि अशफाक उल्लाह ने क्रांतिकारी आंदोलन में शिरकत की और गिरफ्तारी के बाद भी अपने विचारों पर डटे रहे। जैसे तुम शारीरिक बलवान थे, वैसे ही मानसिक वीर और आत्मा से उच्च सिद्ध हुए। इन सब की वजह से अदालत में तुमको मेरा लेफ्टिनेंट ठहराया गया और जज ने फैसला लिखते वक्त तुम्हारे गले में जयमाला यानी फांसी की रस्सी पहना दी। प्यारे भाई, मैंने अपने प्रिय भाई अशफाक को मातृभूमि की भेंट चढ़ा दिया। मरते बिस्मिल रोशन लाहड़ी अशफाक अत्याचार से होंगे पैदा सैकड़ों उनके रुधिर की धार से। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। जब तक तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र तेरी ही जुस्तजू रहे। तुम्हारा भाई राम प्रसाद बिस्मिल। मुजाहिद आज़ादी अशफाक उल्लाह खां को काकोरी रेल डकैती केस में 3 साथी इनकलाबियों रोशन लाल, राजेंद्र लाहड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल के साथ फांसी की सज़ा सुनाई गई। उन तमाम इनकलाबियों में अशफाक उल्लाह वाहिद नौजवान थे जिनका ताल्लुक़ खुशहाल घराने से था और उनके बेशतर अजीज़ व अकारिब आला ओहदों पर फायज थे। अशफाक को उनकी सूझबूझ की वजह से पुलिस सबसे आखिर में पकड़ पाई थी। उनके ख़ानदान के बुज़ुर्ग और हुकूमत के आला अफसरान ने उन पर बेहद जोर डाला कि वो सरकारी गवाह बन जाएं, लेकिन अशफाक अपनी धुन के पक्के थे। इन्होंने वतन की मोहब्बत में अपनी जान निछावर कर दी, लेकिन अपने मुल्क और साथियों से बेवफाई करना गवारा नहीं किया। उस अजीम मुजाहिद आज़ादी अशफाक उल्लाह खां का आखिरी ख़त आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, जिसे उन्होंने अपनी ज़ईफ़ माँ को जेल से लिखा था। देखिए किस तरह वो अपनी माँ को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं और जवान बेटे की मौत पर आंसू बहाने के बजाय उस पर फ़ख्र करने की तरकीब दे रहे हैं। अशफाक उल्लाह खां के इस ख़त को आप मोहम्मद शमून की आवाज़ में सुनेंगे। बीबी अम्मा अस्सलाम वालेकुम। दुखियारी और बूढ़ी माँ की खिदमत में उसके मरते हुए फर्जंद का सलाम पहुँचे, जो इसी हफ्ते इस दुनियाए फ़ानी को अलविदा कहकर मुल्क जावेदानी को जाएगा। फना है सबके लिए, हम पर कुछ नहीं मौकूफ, बका है एक फ़कत ज़ाते किब्रिया के लिए। इस हकीकत से आप बखूबी वाकिफ़ हैं और तालीम याफ्ता हैं, मगर ये ज़रूर है कि बूढ़ी है
और सिन रसीदा माँ के लिए ये सदमा ज़रूर बड़ा है कि उसका जवान बेटा नामुराद दुनिया से उठ जाए और वो उसकी नाश पर 2 आंसू भी न डाल सके या उसकी मरी हुई सूरत न देख सके। मगर ये तो बताओ, ये हुक्म किसका है? क्या मुझे उसके हुक्म के बगैर कोई मार सकता है? उसने रोज़े अज़ल से ऐसा ही लिखा था कि अशफाक, तुमको फांसी पर मरना है और जब तू मरेगा तो कोई तेरे पास तेरे अजीजों में से ना होगा, बस हुक्म खुदाबंदी पूरा होकर रहेगा। मैं एक पुरसुकून मौत मर रहा हूँ। हुक्म खुदा ऐसा ही था और वो अटल है, होकर रहेगा। मौत सबके लिए है और सब मरेंगे। सब दुनियावी तकलीफें, मादी बंदिशें सब पीर के रोज खत्म हो जाएंगी और मेरी रूह आजाद हो जाएगी। अब दूसरी मंजिल सामने है, देखिए वहां कैसी गुजरती है। मेरी प्यारी अम्मा, खुदा ने मुझको आपके शिकम से पैदा किया था। मेरी पैदाइश पर आपने शुक्राने अदा किए थे। आपने इस सिले में खुदा को क्या दिया कि उसने आपको एक इंसान की शक्ल में औलाद दी। आप मेरे बारे में सबसे यही कहती थी कि खुदा का बंदा है, खुदा ने दिया है, मैं उसी की अमानत हूं और आप अमानतदार हैं। ये अमानत आपके पास सिर्फ इतने दिनों के लिए ही थी जो अब आपसे वापस ली जा रही है। फिर ऐसे में आपका क्या हक है कि आप रद्दो कदह करें? तुम भी जानती थी और मुझे भी मालूम था कि हम तुम सब मरेंगे, कोई आगे कोई पीछे। अगर मरना ना होता तो जिंदगी का फायदा ही क्या था? अगर रात ना होती तो दिन की लज्जत ही क्या? बस खुशकिस्मत वो हैं जिन्होंने अच्छी बातें कबूल की और बुराइयों से परहेज किया, गफलत पर होशियारी को तरजीह दी और अपने फराइज की अदायगी की। आज मौत के सामने बैठा हुआ अशफाक कुछ ख्वाहिश नहीं रखता। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आपका सब्र करना, कलमा व दरूद पढ़ना और बख्शना मेरे लिए कुछ सूदमंद साबित हो जाए। बस मेरी अच्छी माँ, मेरी खताएं माफ फरमाकर मशगूल दुआ हो जाओ। उसकी मर्जी यही थी, मुझसे आपको दुख पहुंचा, आपका बुढ़ापा बर्बाद हो गया। कैसे मजे की बात है कि मैं अपने कलम से अपनी मौत की खबर आपको पहुंचा रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा कि ये खत तुमको मेरी मौत से पहले मिल जाए, ताकि तुम्हारे दुख में कमी हो जाए और तुम सोच सको कि मरने वाला क्या बात है कि मरते हुए भी मुतमईन और खुश है। रब की शान निराली, उसकी अदा अनोखी। जो कुछ हुआ है और जो होगा और जो हो रहा है सब उसकी मर्जी से हो रहा है और होगा। कौन है जो उसके हुक्म से बाहर जा सके? अब ज्यादा क्या लिखूं? खुदा तुम सबको सब्र जमील अता फरमाए और मुझ गुनाहगार को जवारे रहमत में जगह दे। फ़क़त अशफ़ाक़ुल्लाह खान। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी की पूरी तारीख़ में अगर कोई वाहिद शख्स जो सबकी आँखों का तारा है और जिसकी शहादत पर सबको नाज है और जिसका एहतराम आज तक हम सबसे ज़्यादा करते हैं, वो कोई और नहीं भगत सिंह है। 24 मार्च 1931 की तारीख़ भगत सिंह की फांसी के लिए तय कर दी गई थी। लाहौर सेंट्रल जेल के बाहर ज़बरदस्त पहरा बिठा दिया गया था। चप्पे चप्पे पर पुलिस और फौज तैनात कर दी गई थी। भगत सिंह को इत्तला मिली कि कल आधी रात के वक्त उसके इनकलाबी साथी जेल की दीवार को बारूद से उड़ाकर उसे निकालने का मंसूबा बना चुके हैं। 22 मार्च की रात भगत सिंह ने यह ख़त अपने छोटे भाई कुलतार सिंह को लिखकर पूरे मुल्क के नौजवानों को आगाह किया कि खुदारा मुझे फांसी पर चढ़ने दो, वरना जद्दोजहद आज़ादी को धक्का पहुँचेगा और ये तहरीक कमज़ोर पड़ जाएगी।
24 साल के ज़हीन और जाबाज भगत सिंह का ये आखिरी ख़त है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने घबराकर 24 मार्च की बजाय 23 तारीख की रात को ही उन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया था। आइए हम मुल्क के इस सपूत का ख़त सुनें और उसकी बहादुरी और क़ुरबानी को सलाम पेश करें। इस ख़त को आवाज़ दी है अनीस आज़मी ने। जाहिर है जीने की तमन्ना मुझ में भी होनी चाहिए। मैं एक शर्त पर जिंदा रहना चाहता हूं। मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है। क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जिंदा रहने की हालत में मैं इससे ऊंचा हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने जाहिर नहीं हैं। अगर मैं फांसी से बच गया तो यकीनन वो जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या मुमकिन है कि मिट ही जाए। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के लिए भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आजादी के लिए कुर्बान होने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोक पाना ब्रिटिश साम्राज्य की शैतानी ताकतों के बूते की बात नहीं रहेगी। फांसी से बचे रहने की लालच मेरे मन में कभी नहीं आई। मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत कौन होगा? आजकल मुझे अपने आप पर बहुत गर्व है। अब बड़ी बेताबी से आखिरी इम्तिहान का इंतजार है। कामना है कि ये और भी नजदीक आ जाए। हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुझसे खाक है फानी, रहे रहे ना रहे। आपका साथी भगत सिंह। से कुछ मन भारी हो गया होगा, मेरा भी हुआ। अगर आप हसास हैं तो आपका भी हुआ होगा। ये सब हमारे हीरोज़ थे जिन्होंने हमें इस वक्त ज़ीरो बना दिया। अब हम कुछ तराने पेश करेंगे। ये वो तराने हैं जो जद्दोजहद आज़ादी के दौरान लोग सुबह प्रभात फेरी की शक्ल में गाया करते थे, जलसे जुलूस में गाया करते थे। और इसमें दो गाने ऐसे हैं जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जिसके दो हीरो थे। बदकिस्मती से हमारी तारीख़ की किताबों में उन दोनों के नाम हज़फ हो चुके हैं। एक डॉक्टर सत्यपाल, एक डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ये पंजाब के हीरो थे और जलियांवाला बाग तक जो कुछ पंजाब में होता था इन दोनों के नाम से होता था। 3 अप्रैल को दिल्ली के पास पलवल में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, पंजाब के उसमें आने वाले थे। और 5 तारीख को 5 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को मध्य प्रदेश में धर्मशाला में गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद इनको मुश्किल से ही कभी रिहा किया गया, वरना हमेशा ये जेल की नज़र रहे। आज एक छोटी सी सड़क बम्बई में, एक छोटी सी सड़क अमृतसर में सैफुद्दीन किचलू के नाम से है, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये सैफुद्दीन किचलू कितना बड़ा हीरो था जिसने पंजाब में, क्योंकि साइमन कमीशन में भी यही थे और साइमन कमीशन में लाजपत राय को चोट लगी और उसके बाद उनका नाम इतना उछाल दिया गया कि किचलू का नाम दफन हो गया। बहरहाल जो गीत किचलू को बहुत पसंद थे वो भी आप सुनेंगे आज। और उसमें हम शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत मकबूल तराने से जो हिंदुस्तान में सबसे खूबसूरत तराना है, अल्लामा इकबाल का सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसे मकबूल करने में भी जिस शख्स का सबसे बड़ा हाथ है वो पंडित रविशंकर हैं। इसको लोग ज़्यादा गर्दानते नहीं थे, लेकिन 25 जून 1943 को इप्टा के एक जलसे में शुरुआत हुई और ख्वाजा अहमद अब्बास ने कहा कि हम जब भी इप्टा की मीटिंग करेंगे एक गीत से करेंगे, और उन्होंने इस गीत को पसंद किया था। और रविशंकर, पंडित रविशंकर से कहा तुम धुन बनाओ, और आज भी
जहाँ भी जो भी धुन होती है वो बुनियादी तौर पर पंडित रविशंकर की वही धुन है, उसी धुन में हम सुनेंगे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दूसरा गीत हमारा होगा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, जो श्यामलाल पार्षद ने लिखा था, और ये आज़ादी के मतवाले गांव-गांव में स्कूल के बच्चे, टीचर्स, गांव के लोग सब घूमते थे एक लंबे से बांस के ऊपर तिरंगा झंडा लेके। और उसके बाद वो सैफुद्दीन किचलू को जो गीत पसंद था, ये माहिर मास्टर थे माहिर, उनका लिखा हुआ है होती हैं आज़ाद कौमें सर कटा देने के बाद। और आखिर में आप सबका बहुत मकबूल तराना जो राम प्रसाद बिस्मिल के नाम से मशहूर है, लेकिन वो हकीकतन अज़ीज़ुद्दीन खान बिस्मिल ने लिखा था, पटना के थे, और राम प्रसाद बिस्मिल को गिफ्ट किया था कि ये मेरे नाम से पढ़ा जाएगा, आप भी बिस्मिल तखल्लुस रखते हैं, मैं भी तखल्लुस बिस्मिल रखता हूँ, तो नौजवानों में मकबूल होगा और उनमें एक जोश और जज्बा पैदा होगा। तो आइए अब हम ये 4 तराने आपके सामने पेश करेंगे, और इसके लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ हमारे 2 बहुत होनहार साथी, इसमें डॉक्टर करण सिंह उतवाल और डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन खान साहब जो हमारे कल्चर कोऑर्डिनेटर हैं, वो आ जाएं, और उसके साथ टीम के जो बच्चे हैं मैं उनको आवाज़ दे रहा हूं, उनके जिस तरतीब से नाम है उसके मैं पढ़े देता हूं। जी विष्णु प्रिया BA, बी आसिया मरियम DLED, देवाशिता पात्रा MA हिंदी, मोहम्मद तफ़ीम बेगम MA हिंदी, ज़ेबा बख्तियार BA, आफरीन बेगम DLED, अरीब अख्तर MSW, मोहम्मद सादिक गयास BCom, मोहम्मद जावेद इकबाल DLED, आलिया कौसर BSc, रज़िया परवीन B.Ed। और हमारे पास बहुत खूबसूरत जो म्यूज़िक को हमें पीछे से सपोर्ट करते हैं, बहुत मशहूर और मारूफ सरदार खान साहब जो तबले के मास्टर हैं, उस्ताद हैं, वो हमारी गुजारिश पे दरख्वास्त पर यहाँ मौजूद हैं, और उनके साथ दे रहे हैं कीबोर्ड पर जनाब अरुण कुमार साहब, और पैड के ऊपर हैं मानस दादा। मैं आप सबका स्वागत, आपका इस्तकबाल करता हूँ। और उसके साथ ही ये जो 4 गीत हैं जिनके साथ हमारे बुज़ुर्ग, जिनकी आंखें भीग जाया करती थीं और प्रभात फेरी की शक्ल में पूरे हिंदुस्तान में लोग गा के सुबह सुबह भोर में नमाज के और पूजा के बाद गलियों में घूमते थे इन गीतों को लेकर, ताकि आपके अंदर हुब्बुल वतनी जागे, और हम उस चाशनी को आप तक पहुंचा रहे हैं। समाअत फरमाइए।
में बैर रखना मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला। सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला। वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडे के नीचे निर्भय देश स्वराज हम अब चल निश्चय। इस झंडे के नीचे निर्भय देश स्वराज अब हम चल निश्चय। बोलो भारत माता की जय, बदलना है जय हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ। एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। आजाद कौमें सर कटा देने के बाद, होती है आजाद कौमें सर कटा देने के बाद। खौफ दिल से एकदम बिल्कुल हटा देने के बाद। होती है आजाद कौमें सर कटा देने के बाद। होती है आजाद कौमें सर कटा देने के बाद। मिल नहीं सकती है आजादी बिला कीमत दिए। रोक सकता कौन है कीमत चुका देने के बाद। होती है आजाद कौमें सर कटा देने के बाद। होती है आजाद कौमें सर कटा देने के बाद। फर्ज है होना फना आजादगी के वास्ते। गम है फलता फूलता हंसते मिटा देने के बाद। होती है आजाद कौमें सर कटा देने के बाद। होती है आजाद कौमें सर कटा देने के
जाएंगे गुलामी की कड़ी दम भर में आ। हिंदुओं मुस्लिम के बस कंधा सटा देने के बाद होती है आजाद कौमें सर कटा देने के बाद, होती है आजाद कौमें सर कटा देने के बाद। जंगे आजादी में होते हैं फना पहले जवान, होते हैं आजाद फिर गर्दन कटा देने के बाद। होती है आजाद कौमें सर कटा देने के बाद, होती है आजाद कौमें सर कटा देने के बाद। खौफ दिल से एकदम बिल्कुल हटा देने के बाद होती है आजाद कौमें सर कटा देने के बाद, होती है आजाद कौमें सर कटा देने के बाद, होती है आजाद कौमें सर कटा देने के बाद। शुक्रिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, हम कभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत तेरे जज्बों के निसार, ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत तेरे जज्बों के निसार। तेरी कुर्बानी की चर्चा गैर की महफिल में है, तेरी कुर्बानी की चर्चा गैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अब न अगले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़, अब न अगले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़। एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना
अब हमारे दिल में है। डॉक्टर अनीस आज़मी ने प्रोग्राम की कार्रवाई चलाई और शुक्रिया अदा किया। आखिर में नगमे पेश करने वाले तलबा व तालिबात में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए।